एक हिजड़े की बदरूह का इंतकाम। किस नंबर 3। 18 साल बाद। पूजा और राहुल का बेटा 18 साल का था, बस कुछ महीनों में 19 साल का होने वाला था। राज बिल्कुल अपने पिता राहुल की तरह मजबूत जिसामत का मालिक था और अपनी माँ की तरह के नकूश थे। बहुत ही हसीन था, जो देखता देखता रह जाता। उसे घुड़सवारी और शिकार का शौक था। वो रोज़ शाम को शिकार के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता। राहुल को यकीन था कि आगे चलकर इसका बेटा ही महाराजा के तख्त पर बैठेगा। पूजा, राज बबुआ, चलो आज तुम्हारे लिए कुछ ख़ास चीज़ लाए हैं हम। राज, का माई। पूजा, ई देखो, ख़ास तुम्हारे लिए लाए हैं हम, तुम्हारे लिए ई सोने का चेन। राज, वाह माई, बहुत अच्छी है हमरे लिए। पूजा, हाँ मेरे लाल, लेकिन माई हमको तो तुमसे वो बात जानना थी, तुम बताती काहे नहीं कि वो आश्रम में हमको जाने से क्यों रोकत है। पूजा, देखो बबुआ, इस आश्रम में किसी का साया होत रही और पुराना राज खोदने से ना खुद रहा होत है। कुछ नहीं, चलो छोड़ियो ये बात। तुम्हारे दोस्त हरीश और हमीश आए हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ। राज कमरे से निकला और बाहर देखा तो उसके दोस्त बैठे थे। हरीश और हमीश इसके बचपन के दोस्त थे और तीनों को शुरू से शिकार का बहुत शौक था। राज तैयार होकर बाहर आया और दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल गया। जब वह जंगल जा रहे थे तो राज की नज़र आश्रम पर पड़ी, जहां उसे एक लड़की दिखाई दी और वो रुक गया। हमेश, क्या हुआ राज? राज, उधर एक लड़की देखी है मैंने। हरीश, हा हा हा, वो सालों से बंद है, वहाँ लड़की कहाँ से आएगी, अब चलो। राज, नहीं, आज नहीं, आज तो मैं ये राज जानकर रहूँगा कि इस आश्रम में ऐसा क्या है। हरीश, तो चलो अंदर चल के देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमेश, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं कि इधर एक आत्मा का साया है। हरीश, हा हा हा, क्या बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, तुम इधर हमारा इंतज़ार कर, हम अंदर जाते हैं। हमेश, नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रहूँगा इधर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राज उस आश्रम के दरवाजे तक गया। हमेश और हरीश भी इसके पीछे चले गए। दरवाज़ा बंद था एक काले बड़े ताले से। हरीश ने पत्थर उठाया और इस ताले को तोड़ा। अचानक तेज़ हवा चलने लगी। हमेश, ये क्या, मौसम तो ठीक था पहले। राज, अब चलो, कुछ नहीं है, बेवजह मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। हमेश, हाँ, तुम तो जैसे सूरवीर हो। राज अंदर दाखिल हुआ और हरीश और हमेश भी उसके साथ चले गए। आश्रम बिल्कुल वीरान था, हर तरफ धूल जमी हुई थी, हर कमरा खाली था। हरीश, देखा, कुछ भी नहीं है इधर। हमेश दीवार पर हाथ रखकर खड़ा था। अचानक वो दीवार दरवाजे की तरह खुल गई। हमेश, अरे कोई तो उठाओ। हरीश और राज ने उसे उठाया। जैसे ही राज की नज़र कमरे पे पड़ी, वो हैरान रह गया। ये कमरा बाकी कमरों से साफ था। कमरे में आरती का सामान और मूर्ति रखी हुई थी। अचानक राज को महसूस हुआ कि इन दोनों के अलावा भी कोई है, लेकिन उसने अपना वहम समझा। अचानक राज को एक गुड़िया दिखाई दी। पता नहीं क्या सूझी, उसने इस गुड़िया को अपने पास रख लिया। राज, चलो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं है। हरीश, मैंने पहले ही कहा था कुछ भी नहीं होगा, चलो अब। और वो तीनों अपने अपने घर चले गए। राज छुपकर वो गुड़िया लेकर कमरे में चला गया और अपने बस्ते में छुपा दी। अचानक इसे अपनी माता पूजा की आवाज़ सुनाई दी। पूजा, राज, का हुआ, खाना काहे नहीं खाए तुम? राज, माई वो बस बाहर से खा लिया था, तुम हमारी चिंता मत करो, सो जाओ। पूजा, अच्छा, खा के आए हो, तुम तो बहुत जल्दी सो जाना। हाँ, कल तुम्हारे बापू गंगा से आवत हैं और तुमको कुछ काम भी है, समझ रहे हो ना बबुआ, चलो सो जाओ। ये कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। राज गुड़िया रखकर इसके बारे में भूल ही गया था और थकान की वजह से इसे जल्दी नींद आने लगी और वो नींद की आगोश में चला गया। उसे एक सपना आया। उसने देखा कि रात ठीक 12 बजे के करीब वो तैयारी में मसरूफ़ था। उसने लाल साड़ी पहनी और पैरों में घुंघरू और हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी और माथे पर बिंदिया लगाई। नकली बाल पहनकर वो कानों में झुमके पहनने लगा था कि आंखों में सुरमा लगाने के बाद उसने आईने में खुद को देखा।
न जाने क्यों उसे अपना ये रूप बहुत पसंद आया। दिल बेचैन सा था, वो खुद के बस में नहीं था। वो जानता था कि कुछ भी कर ले खुद को काबू में नहीं कर सकता। वो बेबस था एक रूह के आगे जो इसके जिस्म में थी। इसने एक नज़र आईने में खुद को देखा और खुद से बोला, राज नहीं, राधा हो तुम, राधा। चल अब आज रात छत पे महफिल सजनी है। आखिर सब लोगों को भी पता चले कि मैं राधा हूँ। राधा एक कलाकार, नाच नचाने वाली। उसने अपने आप को आईने में देखा और चेहरे से शैतानी मुस्कुराहट सजाई। सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों पर कदम बढ़ा रहा था, घुंघरू की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई और तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। उसने खुद को आईने में देखा, अपने चेहरे बालों पर हाथ लगाया। तब उसे यकीन आया कि ये सपना था। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। उसने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। राज खुद से ये कैसा सपना था, और सपने में भी 12 बजे मैं तैयार, नहीं नहीं, ये सिर्फ सपना था। लेकिन वो राधा, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, फिर क्यों? राज ये सोच ही रहा था कि खिड़की के खड़कने की आवाज़ आई, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर हाथ मार रहा था। राज घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत की और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही खिड़की का पड़वा खोला, इसने एक जली हुई औरत नज़र आई। इसके बाल सफ़ेद थे, पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें तो थी ही नहीं। उसने खिड़की से खून से हाथ रंगे हुए राधा लिखा और गायब हो गई। राज ये देखते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राज उठा तो बिस्तर पर था। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसे रात वाली आवाज़ आने लगी, तुम राज नहीं राधा हो, राधा। उसे सारा मंजर याद आ गया। राज, माई जल्दी आओ, माई। पूजा, का हुआ राज, तुम उठ गए? राज, माई, मैं जब सो रहा था तो कहाँ था मैं? पूजा, अपने बिस्तर पर हुए। पर तुम क्या हुआ, घबराए काहे लागत हो? का हुआ राज? कुछ नहीं माई, बस चाय बना लाओ, तब तक हम तैयार होवत हैं। पूजा चाय लेने चली गई। राज नहाने चला गया। जब इसने नल खोली तो उसे शीशे पर वही जली हरूफ नज़र वाली औरत नज़र आई, जिसकी आंखें नहीं थीं। राज ने भगवान का नाम लिया और पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ ना था। राज ने नल बंद कर दिया और देखने लगा कि कोई है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने नल खोली तो नल से पानी की जगह इस बदबूदार खून आने लगा। गोश्त के टुकड़े गिरने लगे। राज ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगा, पर आंखें खोलीं तो सब ठीक था। बस, पर ये क्या? जल्दी से राज तैयार हुआ और बाहर निकल गया। बाहर आकर तेज़ सांस लेने लगा। पूजा ने मुलाजिम के हाथ से राज को चाय भेजी। राज ने चाय पी और कुछ वक़्त सोचने लगा। अचानक उसे कल वाली गुड़िया याद आई। उसे एहसास हुआ कि जब से वो गुड़िया लाया था तब से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने जल्दी से गुड़िया संदूक से निकाली, उसे देखने लगा। अचानक उसे लगा जैसे गुड़िया ने आंखें बंद की और फिर खोल ली। राज के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से गुड़िया खिड़की के बाहर फेंक दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ हुआ है। राज जानता था कि वो अगर किसी को भी इस बारे में बताएगा तो सब उसे ही पागल समझेंगे। राज अपने पिता राहुल और दादा से मिला, जो गंगा गए हुए थे स्नान के लिए। राज इनसे मिला। महाराजा संदीप, बेटा मैं तो थक गया हूँ, कल बात करेंगे। राहुल, हाँ राज बेटा, तुम्हारे लिए ई डब्बा माँ कुछ है, तुम बाद में देख लेना इसको, अभी तुम हमारे साथ नाश्ता कर लो। राज ने अपने पिता राहुल के साथ नाश्ता किया और फिर डब्बा अपने कमरे में ले गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, पलंग पर लाल चूड़ियाँ और लाल साड़ी पड़ी थी। राज, ये किसने, कौन, यहाँ कौन आया था? जो कोई भी हो, मुझे मजबूर नहीं कर सकते तुम। राज, ये चूड़ियाँ और साड़ी कौन लाया? मुलाजिम, कोनो साड़ी हमको तो नहीं दिखत। राज, काका ई देखो, ई साड़ी किधर गवा? मुलाजिम, हा हा बगबा, काहे ऐसा मजाक करित हो। मुलाजिम चला गया और राज एक गहरी सोच में पड़ गया। राज खुद से, आखिर वो चूड़ियाँ और साड़ी नज़र का धोखा था या सच में था ऐसा, भगवान जाने। राज ने वो डिब्बा खोला जिसमें इसके पिताजी इसके लिए कुछ लाए थे। राज ने जैसे ही डिब्बा खोला उसकी आंखों में चमक आ गई। डिब्बे में गन थी। राज, अरे वाह बापू, हमरे लिए ही गन लाए हैं, अब तो शिकार में आसानी हो जाओगी। राज गन लेकर दोस्तों के साथ शिकार के लिए चला गया। राज गन के मिलने से बहुत खुश था।
उसने सारा दिन शिकार में गुजारा और घर पहुंचते ही अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। वो रात का 2 बजे का वक़्त था जब महाराजा संदीप प्यास की वजह से उठे थे। उन्होंने आसपास देखा लेकिन कमरे में पानी नहीं था। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकले और जग से पानी निकाला और लेने लगे। अभी 2 बूंद ही पानी उन्होंने पिया था कि उनको एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई घुंघरू पहने महल में घूम रहा है। पहले तो उन्होंने इस बात को वहम समझा, लेकिन फिर वही आवाज़ उनके कानों में पड़ी। महाराजा संदीप ने आखिर उन आवाज़ों का पीछा करने का सोचा। वो आवाज़ें सीढ़ियों की तरफ से आ रही थीं और वो सीढ़ियाँ छत की तरफ जाती थीं। महाराजा संदीप भी इन आवाज़ों के पीछे पीछे चले गए। इस बार वो घुंघरू की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगीं। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने एक खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की को कथक डांस करते हुए देखा। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इनका मन ललचा गया। महाराजा संदीप, कौन हो तुम? अप्सरा हो या परी? इस वक्त मेरे महल में भगवान ने भेजा है या खुद खींच लाई हो हमारे पास? राधा बाई, हाय राम बूढ़े, कुछ तो लिहाज कर अपनी उम्र का। सारी ज़िंदगी तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, अभी तो हम पर नज़र रखे बैठे हो। महाराजा संदीप, उम्र ही ऐसी है, बिना सहारे की अब कटेगी नहीं। छोरी, अपना नाम तो बता। राधा, हमारा नाम है प्रिया। महाराजा संदीप, अब तो ज़रा चेहरा दिखा दे। राधा, तुम हमको देख के भागोगे तो नहीं? महाराजा संदीप, हाँ हाँ हाँ, भला अप्सरा को छोड़कर कौन भाग सकता है? राधा ने जैसे ही अपने चेहरे से पर्दा हटाया, महाराजा संदीप वही बुत बन गए। वो कांपने लगा, क्योंकि जिसे वो अप्सरा समझ रहा था उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह बस 2 काले निशान थे। अचानक उसके हाथ पांव सब काले होने लगे, जैसे कोई जली हुई औरत हो। महाराजा संदीप, का राधा, का ये क्या होता है? कुछ बोलो हमरे लिए। महाराजा संदीप, कौन हो तुम? देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हट। राधा, क्यों? अभी तो तुमको हम पर बहुत प्यार आ रहा था ना? महाराजा संदीप, मैं कहता हूँ दूर हट। महाराजा संदीप ने चित का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ऊपर से इस चुड़ैल की मौजूदगी उसे और खौफजदा बना रही थी। आखिर थक हार कर महाराजा संदीप उस चुड़ैल के पांव पर गिर गया। महाराजा संदीप, देखो, छोड़ दो मारे को, जो भी हो हमको छोड़ दो। तुमको जो चाहिए हमसे ले लो, हमरे को तुमको भगवान का वास्ता है। कुछ देर खामोशी रही। जब महाराजा संदीप ने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। महाराजा संदीप ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो आसानी से खुल गया और वो धोती संभालते हुए तेज़ तेज़ सीढ़ियों से भाग गया और कमरे में पहुंचकर कुंडी लगा ली। राधा वहीं छत पर खड़ी थी। राधा, अभी तो ये शुरुआत है। जब तुम कल इसी जगह राज को हिजड़े के रूप में नाचते हुए देखोगे, वो भी सारी रात, तो भगवान के आगे गिड़गड़ा कर भीख मांगोगे। तुमने सिर्फ एक हिजड़े का कत्ल नहीं किया, बल्कि उन बेटियों का कत्ल किया जिनको जन्म दिया, जो काली का रूप होते हैं। इन गांव की लड़कियों को हवेली काम का झांसा देकर पूरी रात हवस का निशाना बनाया, और इस पंडित का जो तुम लोगों में बरियान दूर करता था, इस रुक्मणी को मारा जो अपनी बेटियों का सदमा बर्दाश्त न कर पाई और तुम लोगों के खिलाफ हो गई। तुम लोगों की ज़िंदगी नरक बना देगी ये राधा। जिस बेटे पर मान है ना, वही बदनामी का धब्बा बनेगा। राधा छत से वापस राज के कमरे में आ गई, जहाँ राज आराम से सो रहा था। राधा, मुझे माफ़ करना राज, मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन एक तुम ही हो जो मुझे और अपनी चच्ची को इंसाफ दिला सकते हो। मेरा वादा है, मेरा इंतकाम हो जाएगा तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। कल मुझे तुम्हारे जिस्म में दाखिल होने का मौका मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में इंतकाम पूरा हो जाएगा। ये ज़रूरी है। मैं आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि बेटी या बेटा में फ़र्क करना एक बीमारी है, वो बीमारी जो नस्ल बर्बाद करती है। और अगर मुझ राधा जैसा हिजड़ा हो तो किसी को हक नहीं उसे नफ़रत करने या ज़्यादती करने का। बस जैसे ही मेरा इंतकाम पूरा होगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं चली जाऊंगी। ये कहकर राधा इस गुड़िया में चली गई और वो गुड़िया अभी तक राज के कमरे में थी, जिसे राज ने कुछ वक्त पहले फेंका था। अगली सुबह
जब राज उठा तो गुड़िया को देखकर इसकी चिपक निकल गई, क्योंकि वही गुड़िया थी, लेकिन इस बार इसके मुंह से खून टपक रहा था। पूजा ने राज की चीख सुनी तो दौड़कर उसके पास पहुंची। पूजा, क्या हुआ? राज, वो गुड़िया माई, यही ये गुड़िया थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई माई। जिस दिन से इसको उठा लाया हूँ मैं, तब से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है माई, हमको बचा ले माई, लेकिन ये बात बापू को मत बताना। पूजा, बचवा देखो, रो मत, तुम्हारी माई है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुमको। हम आज के आज ही किसी बाबा के पास ले जाऊंगी। बचवा, तुमको नज़र लग गया होगा, लेकिन ये गुड़िया कहाँ से लाए तुम? राज, माई, वो मैं आश्रम से, जहाँ पिताजी ने मना किया था, वहीं गया था मैं। जब मैंने इस गुड़िया को देखा तो बिना उठाए नहीं रह सका। पूजा, हाय भगवान, तुमको मना किए थे ना कि अब हम देखते हैं क्या हो सकत है। तुम ना चिंता मत करना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कल सुबह तुमको किसी अच्छे बाबा के पास ले जाऊंगी, आज तुम घर पर ही रहो। सही है, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, बेहोश हैं। सुबह से हकीम कोशिश कर रहे हैं उनको होश में लाएं। राज, मैं दादाजी के पास जाता हूँ। और ये कहकर राज अपने दादाजी के कमरे में चला गया, जहाँ महाराजा संदीप के लिए हकीम जड़ी बूटियाँ बना रहे थे। राज, दादाजी को क्या हुआ? आपको कल तो ठीक थे। हकीम, आपके दादाजी कोमा में चले गए हैं। राज, कोमा मतलब? हकीम, एक ऐसी नींद जिसे आधी मौत कहा जाता है। अगर कभी होश आ जाए तो ठीक, वरना बचना बहुत मुश्किल है। राज, लेकिन ये कैसे? हकीम, ज़रूर उन्होंने कोई ख़तरनाक चीज़ या खौफनाक चीज़ या कुछ अचानक होने वाला हादसा देख लिया होगा, या फिर इनको कोई परेशानी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल इस बीमारी का इलाज नहीं है। हकीम ने जड़ी बूटियाँ रखीं और एक पर्ची राज को दी और वहाँ से चला गया। राज, अजीब बात है, दादाजी तो कल यात्रा से आकर ही सो गए थे। अचानक राज को महाराजा संदीप की आंखों में खौफ दिखने लगा। वो एक ही तरफ खौफ से देख रहे थे। राज ने उस तरफ देखा तो सिर्फ दीवार थी और कुछ नहीं। राज, दादाजी आप आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाएं, अब मैं चलता हूँ। राज के जाते ही राधा जाहिर हो गई। उसके हाथ में खंजर था। उसने महाराजा संदीप के पेट में घुसा दिया। वो बार बार वार करती गई और वहाँ से गायब हो गई। राज अपने कमरे में जा रहा था जब उसे याद आया कि हकीम ने उसे एक पर्ची दी थी। वो इसी इरादे से लौटा तो क्या देखता है कि महाराजा संदीप के पेट में खंजर लगा हुआ था, और जैसे ही खंजर निकालेगा उसे एक मुलाजिम ने देख लिया और शोर मचाने लगा। जब पूजा और राहुल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज के हाथों में खून आलूद खंजर था। सबको यही लगा कि राज ने ही महाराजा संदीप को मारा है। सब मुलाजिम खामोशी से खड़े। राहुल ने राज के कमरे में भेज दिया और सबको हुक्म दिया कि जिसने ये देखा है वो बाहर ये बात नहीं करेगा, वरना उसको भी इसी तरह मार दिया जाएगा। पूजा, मुझे नहीं लगता राज ऐसा कर सकता है। राहुल, तुम चुप कर जाओ, इस बात को यहीं दफन कर दो, और मुझे यकीन है राज पर। राहुल, मुलाजमों से जाओ कन्यादान की तैयारी करो और कमरा साफ कर दो। मुलाजमों ने वैसा ही किया। महाराजा संदीप का अंतिम संस्कार उसी शमशान घाट में हुआ जहां राधा और विवान का हुआ था। रात 12 बजे राहुल शराब पी रहा था और खुद को यकीन दिला रहा था कि राज ने ये सब नहीं किया है। इसे अपने पिता की मौत का भी गम था। वो बुरी तरह राज पे सोच रहा था। दूसरी तरफ राज भी परेशान था कि ये क्या हो गया इसके साथ। वो बार बार खुद से पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी गलती कर दी इसने जो उसे ये सज़ा मिल रही है। आखिर रो रो कर राज भी सो गया। हवेली वीरान थी। हवेली में बस राज, पूजा और राहुल थे। अचानक राज के जिस्म में कोई काला हयोला दाखिल हुआ और इसकी आंखें खुल गई। उसने राज के कपड़े उतारे और साड़ी पहनने लगा। लाल साड़ी में दुल्हन की तरह तैयार हो गया और शैतानी मुस्कान के साथ कमरे से निकला। राहुल, जो शराब पीकर थक गया था और अपने कमरे की तरफ जा रहा था, राज के कमरे से किसी को भागता हुआ देखा तो वो जो कोई भी था सीधा छत पर चला गया। राहुल भी इसके पीछे गया। राहुल छुप कर इसको देखने लगा।
इसने छत पर पहुंचकर घुंघरू पहने और कथक नाच नाचने लगी। जब राहुल की इसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो वहीं गिर गया। इसका अपना बेटा राज लड़कियों की साड़ी में नाच रहा था, लेकिन अब की बार राहुल खामोश ना बैठा। वो सीढ़ियों से उतरा और राज की मौत का बंदोबस्त करने लगा। जी तो दोस्तों, कहानी का तीसरा हिस्सा और सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, आपकी लाइक, आपके एप्रिसिएशन से मुझे हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।